सवाल पहला देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सेप्ट एबीसी, एएफसी, एसी, एमसी कर्व। निम्नलिखित में से सभी वक्र यू आकार के हैं सिवाय एबीसी, एएफसी, एसी या एमसी। यानी कि इसमें से वो बताना है कि ऐसा कौन सा वक्र है जो यू आकार का नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान समझो, अगर एबीसी वक्र की बात करें तो एबीसी वक्र कैसा होता है मुझे बताओ। आपने देखा होगा सर कि एबीसी वक्र कैसा होगा, मतलब इस तरीके से होगा। कब पक्का? एएफसी वक्र, अच्छा एएफसी वक्र कैसा होता है आप सभी को पता होगा मेरे भाई। जब मैं एएफसी वक्र की बात करता हूं तो एएफसी वक्र कुछ इस तरीके से होता है। एएफसी का मतलब क्या हुआ कि एएफसी का मतलब हुआ टीएफसी अपॉन में क्यू। इतना तो पढ़ा होगा आप लोगों ने इतने दिनों में। एएफसी का मतलब क्या हुआ? टीएफसी अपॉन में क्यू, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। समझा कि यानी कुल स्थायी लागत अपॉन में कुल मात्रा का जो उत्पादन किया गया। क्लियर? तो अगर मान लो कुल टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 100 है और क्वांटिटी हमने मान के चलिए 20 यूनिट, या समझो अगर हमने मान के चलो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10 है और टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, अगर क्वांटिटी हमने एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो टीएफसी कितना आया मुझे बताइए? 10 आया। बहुत बड़ी, एफसी 10 आया। वापस से अगर मान के चलो फिर से हमारे पास भाई टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा, भाई टीएफसी तो कांस्टेंट रहेगा। हमने क्वांटिटी 1 से 2 बढ़ा दिया तो हमारे पास कितना आ गया बताओ? हमारे पास ये 5 आ गया। कितना आ गया बताओ? 5 आ गया। पक्का? इस तरीके से अगेन आप समझो, फिर हमारे पास टीएफसी तो कांस्टेंट रहेगा बट हमारे पास आउटपुट तो बदल जाएगा। भाई आउटपुट तो बढ़ेगा ना यार। भाई टीएफसी कांस्टेंट रहेगा मगर आउटपुट बढ़ेगा घटेगा? आउटपुट बढ़ेगा। तो अगर आउटपुट बढ़ेगा तो हमारे पास 3.3 आ गया। फिर हमारे पास 10 अपॉन में फिर से आउटपुट बढ़ा, 4 अपॉन में 10 यानी कि हमारे पास कितना होगा? 2.5 हो गया। फिर से आउटपुट पता, देखो फिर से मान के चलो अगर आउटपुट बढ़ता है तो पता चला आउटपुट बढ़ के 10 अपॉन में अगर 1000 हो गया तो 0.001 हो गया। आप चाहे 10 अपॉन में 1 लाख कर लो, चाहे 10 अपॉन में 10 लाख कर लो, चाहे 10 अपॉन में 1 करोड़ कर लो, कभी भी एएफसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसको अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा सवाल भी यहां से तैयार हो जाता है, एएफसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। समझ में बात की नहीं है? तो अगर मैं बात करूं जब एएफसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब एक बात और तैयार हो गया कि कभी भी एएफसी जो है कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। अगर एएफसी की वैल्यू अगर जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि एएफसी की वैल्यू कभी भी ना ही एक्स एक्सेस ना ही वाई एक्सेस का कभी भी मान टच भी नहीं करेगा। इस सेंस में अगर हम लोग बात करें आगे, आप समझिएगा बड़े ध्यान से, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप देखो पहला वैल्यू कितना है? 10, इसके बाद 5, इसके बाद 3.3, इसके बाद 2.5। तो मतलब एक सर्टेन पॉइंट से लगातार क्या रहा है, इसकी वैल्यू गिरती हुई चली आ रही है एक सर्टेन पॉइंट से। और इस तरीके से अगर सर्टेन पॉइंट से लगातार अगर गिरती हुई चलेगी तो कुछ इस तरीके से बनेगा और ये बन गया एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि औसत अस्थायी लागत। और ये जो औसत अस्थायी लागत बोला हमने, इसको औसत अस्थायी लागत बोल दो या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है। इसका जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? इसका आकार होगा मेरे प्यारे दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखिएगा एफसी का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप समझिए कि ये जो लाइन है, आप समझो एक ये लाइन मैंने दिया, ये एक मैंने ये लाइन दिया, समझो है ना, एक ये लाइन दिया और इसको मैंने ये किया और इस तरीके से हमारे पास देखो ये आप समझो इस तरीके से ये। तो आप देखो यहां पे 2 बॉक्स मैंने बनाए हैं, 2 बॉक्स बनाए, दिख रहे हैं ना? 2 बॉक्स बनाए मैंने, या ओ पी क्यू आर बोल दिया हमने, ओ ए बी सी मैंने बोल दिया। तो ये जो एरिया है ना, एरिया ओ पी क्यू आर, समझो ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहां पे एरिया ओ पी क्यू आर, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके? आपके एरिया किसके बताओ? ओ ए बी सी के। ओ ए बी सी की, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि इसके अंदर जितने भी जो भी एरिया होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भी हमने देखा क्या कि चूंकि एएफसी क्या होगा, एएफसी का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक सर्टेन पॉइंट से लगातार गिरते 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 आएंगे। ध्यान रखिएगा कभी भी एएफसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगी। अब अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कभी भी एएफसी टच नहीं करेगी, इसके पीछे मूल कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि एएफसी कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी? प्लीज एक बार मुझे बताएं, रिकॉल दीजिए मुझे। क्योंकि एएफसी कभी भी टीएफसी की वजह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। कारण क्या? टीएफसी। ध्यान रखिएगा कि एफसी टीएफसी कुल स्थायी लागत जो है हमारे पास उसकी वजह से, क्योंकि कुल स्थायी लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकता। कुल स्थायी लागत ना ही कभी शून्य हो सकता है ना ही कभी ऋणात्मक हो सकता है, वह हमेशा धनात्मक होगा। तो चूंकि कुल अस्थायी लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर हमेशा धनात्मक होगा
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एएफसी भी हमेशा धनात्मक होगा और कभी भी किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर एएफसी का जो शेप होगा, उसका शेप का मैंने नाम दिया कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और यही एक आंसर हमारे पास बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहां पे सवाल और क्या पूछा हो, देखो एसी कर्व का शेप कैसा होता है। अगर आपने एसी कर्व का शेप बनाया होगा आज से पहले कभी भी, अगर आपने एसी कर्व को बनाया होगा, तो आपको पता होगा कि एक इकोनॉमीज एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है और एक डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है ना। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? तो अगर मैं बात करूं, जब भी उत्पादन की लागत कम होती है, समझो, जब भी उत्पादन की लागत कम होती है तो लाभ ज्यादा होता है। उत्पादन की लागत कम, लाभ ज्यादा। और एक हमारे पास न्यूनतम एक प्रकार से बिंदु पर पहुंच गए। ये न्यूनतम बिंदु क्या कह रहा है? न्यूनतम बिंदु वो कह रहा है कि भैया इससे कम लागत आपकी नहीं लगेगी किसी वस्तु को बनाने में। इसके बाद आपकी लागत, अगर और उत्पादन करते हो तो लगातार आपकी लागत बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या हो गया? एसी हो गया। रेड वाला जो हो गया उसको बोल दिया डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि यहां पे लागत ज्यादा लग रहा है, लाभ कम हो रहा है। उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लागत ज्यादा लग रही है और लाभ कम हो रहा है, रेड वाला जोन। ये जो ब्लू वाला है, और उस ब्लू वाले को हमने क्या बोल दिया कि उत्पादन तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, लागत उस भाई इस ब्लू वाले स्टेज पे लागत हमारे पास कम लग रही है और लाभ अधिक हो रहा है। ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी का मतलब क्या हुआ? ये मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी है। क्या है बताओ? हम लोग इसको बोल सकते हैं ये मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी है, यानी मैं बोल सकता हूं इसको मेरे प्यारे दोस्तों न्यूनतम बिंदु है। क्या है बताओ? न्यूनतम बिंदु है किसका? एसी का। मतलब क्या, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए न्यूनतम कितना लागत लग सकता है, कम से कम कितना लागत लगेगा, वह बिंदु पी कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा होगा। और एसी का भी जो शेप होगा वो कैसा होगा? यू शेप होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ब्लू वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलेंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जो रेड वाला जो एरिया है ऊपर की तरफ गया है उसको बोलेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको पता लग गया होगा। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारे पास कहीं ना कहीं लाभ कम होता है, लागत अधिक लगती है, ठीक है, और उत्पादन हम लोग ज्यादा करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मेरे प्यारे दोस्तों साथ के साथ, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ, हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उत्पादन तो ज्यादा कर रहे होते हैं, उसमें लागत भी हमारे पास धीरे धीरे कम आने लग रही होती है। तो इसका मतलब क्या? एसी का शेप यू शेप होता है। अच्छा, एमसी कैसा होता है? अगर आप लोग शेप देखोगे ना, तो एमसी का भी शेप होता है क्या? एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमें एक प्रकार से कॉस्ट लग रहा है। तो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एमसी का भी शेप यू शेप होता है। आपको मैंने सारे शेप बना के दिखा दिए, एवीसी का, एसी का, एमसी का। तीनों का जो शेप है कैसा है? यू शेप है। और जो एएफसी है, एएफसी का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सवाल क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शेप है इनमें से, इसका कौन सा आकार होगा जो यू शेप का नहीं होगा? तो भैया ये सारे शेप यू शेप के हैं, तो यही जो है जो यू शेप का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है ना? ये कुछ स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा। अब दूसरा हमारे पास सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, कॉप डगलस का उत्पादन फलन दिया हुआ है हमारे पास, Q इज इक्वल टू हमारे पास 0. अच्छा, K की वैल्यू हमारे पास 0.4 दिया हुआ है और L की वैल्यू 0.3 दे रखा है। तो आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। ठीक, आप समझिएगा, अगर मैं कॉप डगलस की प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता हूं, तो कॉप डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन देखो क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा जो होगा, आप समझना, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अगर 1 के बराबर है, या अल्फा प्लस बीटा अगर मान के चलो 1 से ज्यादा है, या अल्फा प्लस बीटा, आप समझो, या अल्फा प्लस बीटा अगर 1 से कम है, ये 3 कंडीशन हमें देखने को मिलता है। या तो अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर होगा, या अल्फा प्लस बीटा 1 से ज्यादा होगा, या अल्फा प्लस बीटा 1 से कम होगा। क्लियर? अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 1 के बराबर होगा तो उसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। एक बार मुझे बता दो जल्दी से फास्ट, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। क्लियर हुआ? अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे मेरे दोस्त इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो नहीं आया हुआ। अल्फा प्लस बीटा अगर 1 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। पक्का ना? आ जाइए, अब हम लोग इसको कर लेते हैं सवाल को। बस ये 3 बातें अगर आपको समझ में, अगर दिमाग पर रखोगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास उत्पादन फलन दिया हुआ है, हमारे पास के यानी कि अल्फा कितना दिया हुआ है, के यानी कि अल्फा कितना दिया हुआ बताओ? 0.6। पक्का? और यहां पे बीटा कितना दिया हुआ बताओ? हमारे पास कितना बीटा, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं एल की बात करूं, बीटा कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ 0.3। 0.3। तो अगर मैं बात करूं यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0.6 प्लस का 0.3। मेरे प्यारे दोस्तों 0.6 प्लस 0.3 0.9 के बराबर है। तो चूंकि 0.6 0.3 हमारे पास 0.9 के बराबर है, तो ये जो 0.9 मतलब क्या 1 से कम है, 1 से ज्यादा है? भाई 0.9 आया है वो 1 से कम है या ज्यादा है?
तो 0.9 1 से कम है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या पैमाने पर घटता हुआ प्रतिफल। क्या बोलेंगे हिंदी में, या तो पैमाने पर घटता हुआ प्रतिफल। ये क्या है बताओ, पैमाने पर स्थायी प्रतिफल। इसको क्या बोलेंगे बताओ, हमारे पास वृद्धि यानी कि पैमाने पर बढ़ता हुआ प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को क्या बोलेंगे, पैमाने पर बढ़ता हुआ प्रतिफल। और अस्थायी को क्या बोलेंगे, पैमाने पर स्थिर प्रतिफल। और अगर मैं मान के चलो अगर घट रहा है तो क्या बोलेंगे, पैमाने पर घटता हुआ प्रतिफल। चूंकि एक से वैल्यू कम आई है, वैल्यू क्या है, वैल्यू चूंकि एक से कम आई है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सवाल में मजा आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताइए। तीसरा चौथा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर का सवाल है, तो उसमें आपको ज्यादा उसमें नहीं ध्यान देना है, डायरेक्ट हम लोग इस सवाल पे बढ़ते हैं। पांचवें सवाल पे हमारे पास सवाल में अभिकथन और कारण दिया हुआ है, और अभिकथन और कारण को देखते हुए आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। एक सवाल में हमारे पास अभिकथन भी दिया, कारण दिया। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अभिकथन देखते हैं, किसी वस्तु की मांग से तात्पर्य किसी विशेष समयावधि के दौरान एक निश्चित मूल्य। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। विशेष समयावधि, बिल्कुल टाइम पीरियड में मांगी गई वस्तु की मात्रा से है, वस्तु की मात्रा। जब भी अगर हम मांग की परिभाषा पढ़ते हैं, आप समझिए, अगर आप मांग की परिभाषा पढ़ते हो तो मांग की परिभाषा में क्या क्या देखते हो, बताओ जल्दी से फास्ट एक बार। तो मांग की परिभाषा में सबसे पहले उस वस्तु की कीमत कितनी है, पक्का। और उस कीमत के हिसाब से क्या करते हो, वस्तु की मात्रा, बोलो, वस्तु की मात्रा। इस तरीके से फिर क्या, खरीदने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। भाई खरीदने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और एक पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब क्या, समयावधि। मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूं समयावधि, मतलब अगर किसी भी वस्तु की जो मांग होगी, ये चार चीजें जो है, चार ऐसे कारक हैं जो कहीं ना कहीं उसको बनाते हैं। मांग की परिभाषा को पूरा करने के लिए चार कारक हमने देखे हुए हैं। हालांकि अदर जो हमारे पास व्यक्तिगत और मतलब हमारे पास जो बाजार रूपी मांग है, उसको प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं, जैसे वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु ना संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, है ना। इस तरीके से हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस, वो अलग अलग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कारक हैं, वो तो अलग अलग बातें हैं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मांग की मैंने परिभाषा की बात की है, थैंक यू भाई, जो मांग की मैं परिभाषा की बात करूं, सिर्फ मांग की परिभाषा, अगर मांग की परिभाषा ये चार चीजों से मिलकर बनती है। अब अगर मैं आगे बात करूं, देखो रीजन क्या दिया हुआ है, मांग में संकुचन संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि का परिणाम है। अच्छा, मांग में संकुचन संबंधी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का परिणाम है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। ओहो क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल बोला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आपको पता होगा डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किस किस को आइडिया है डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का। मैं आपको अभी तुरंत ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपको जरा सा भी अगर आपने भूला, अगर आपको भूल हुई होगी तो मैं तुरंत उसको मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए हमारे पास ये है, मतलब आप समझो, सवाल ये कहता है मेरे भाई, ये ओपी प्राइस है और ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी हम लोगों ने क्या किया, डिमांड किया है। ओपी प्राइस पे हमने ओक्यू क्वांटिटी डिमांड की, ये डिमांड कर्व है यानी मांग वक्र है, पक्का। चलिए हमने यहां पे एक्स एक्सिस पे मेरे दोस्त हमने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड यानी वस्तु की मात्रा मांग, और यहां पे हमने लिख दिया कि वस्तु की कीमत कितनी है, पक्का, प्राइस यानी कि कीमत कितनी है, क्लियर। और ये पॉइंट हमने लिख दिया। अच्छा एक बात तो, ऐसा हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, अगर प्राइस कम होगा तो मांग ज्यादा होगी। ये बात तो आपने पढ़ा ही होगा मेरे भाई, कि नहीं पढ़ा है। अगर प्राइस कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। मान लो प्राइस हमारे पास घट कितनी हो गई, तो अगर प्राइस अगर कम हो गई, तो प्राइस अगर कम होगी तो मांग ज्यादा होगी, बोलो। तो आपने देखा यहां पे जैसे ही प्राइस हमने कम किया, यानी कि ओपी से ओपी वन किया, जैसे ही प्राइस कम किया, देख रहे हो, प्राइस हमने जैसे ही कम किया तो मांग ज्यादा हो गई, नहीं होगी बताओ, ओक्यू से ओक्यू वन हो गई। तो जैसे ही प्राइस के कम होने से मांग ज्यादा हुई, यानी कि ये पॉइंट, ये जैसे ही प्राइस कम हुई तो प्राइस के कम होने से क्या हो गया बताओ, मांग ज्यादा हो गई। तो ये देखो, ये बढ़ा नहीं बढ़ा, मांग बढ़ा नहीं बढ़ा, तो प्राइस के कम होने से मांग ज्यादा हुई। और जब मांग बढ़ा, इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये जब सिचुएशन कब होगी, जब कीमत कम होगी, जब कीमत कम होगी और मांग कीमत के कम होने पर बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये मांग में विस्तार बोलते हैं। मांग में क्या बोलेंगे, विस्तार। मेरे प्यारे दोस्तों आप समझना ध्यान से। अब इस तरीके से अगर मैं इस पे दूसरे पहलू पे बात करूं, तो दूसरा पहलू देखो क्या कहता है, उस पर विचार करते हैं। देखिए अगर कीमत बढ़ गई, आप समझो जैसे मैंने कीमत बढ़ा दी, ये हमने कीमत बढ़ा दी, ओपी वन कर दिया, तो कीमत के बढ़ते ही तुरंत ही हमारे पास मांग क्या हो गया, देखो कम हो गया। आप समझो कीमत के बढ़ने से मांग हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। देखो ये कम हो गया, पहले ओक्यू था अभी ओक्यू वन कर दिया।
तो कीमत बढ़ गई, तो कीमत के बढ़ने से मांग क्या हो गई मेरे भाई, देखो मांग हमारे पास कम हो गई नहीं। तो चूंकि मांग कम हो गई तो हमारे पास हम यहां से कहां शिफ्ट हो गए, E2 पे, तो कीमत के बढ़ने से मांग कम हो गई, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि मांग हमारे पास, इसको संकुचित मांग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संकुचित मांग। इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते रहिएगा। तो संकुचित मांग कब होगा और हमारे पास मांग में विस्तार कब होगा, यानी एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगा, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी इसका आंसर अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, इसका बहुत ब्रीफ में आप लोग आंसर कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार बताएंगे। कम ऑन फास्ट सोचिए। निम्नलिखित में से कौन सी मांग का पूर्वानुमान लगाने की विधि नहीं है। क्या बात है, कितना अच्छा सवाल है। इसमें से ऐसा कौन सा, अगर मैं बात करूं यहां पे, ऐसा कौन सा मेथड है जो मांग का पूर्वानुमान लगाने की विधि नहीं है। चलिए सवाल का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, सवाल का आंसर मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार इसका आंसर फिगर आउट करेंगे जी। कम ऑन जी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी मांग का पूर्वानुमान लगाने की विधि नहीं है। सामूहिक राय विधि, कुल परिव्यय विधि, या विशेषज्ञ राय विधि, या हमारे पास नियंत्रित राय विधि। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे जो पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, इसमें क्या होता है कि हम सब लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे मान के चलो कोई नेस्ले कंपनी आप लोगों तक पहुंचती है ना, हर एक व्यक्ति से पूछती है कि भाई आपको चॉकलेट खाना पसंद है, आपको चॉकलेट खाना पसंद है, आपको किस प्रकार का चॉकलेट खाना पसंद है आपको, है ना। समझ में, क्योंकि चॉकलेट में भी कई फ्लेवर आ रहे हैं आजकल। समझ रहे, कोई बहुत ज्यादा मीठा आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा कड़वा आ रहा है, तो या कोई कम मीठा आ रहा है। तो भाई कोई मान के चलो कोई कंपनी है, वो कंपनी बेसिकली सर्वे करा रही है, तो सर्वे करा के आप लोगों से पूछ रही है भाई कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब किस प्रकार की आपको मतलब इच्छाएं हैं। तो वो क्या है, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड है, और ये बिल्कुल सही है। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड क्या होता है हमारे पास, कि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, जैसे है ना, जैसे मैं इकोनॉमिक्स में हूं, तो कोई मैथमेटिक्स में है, कोई इंग्लिश में है। इसी तरीके से कोई डिमांड को फोरकास्ट करने के बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, जिनको बाजार में आइडिया होता है कि यार अच्छा अब इस चीज की मांग है, अब इस चीज की मांग है। आप याद कीजिए अभी एट प्रेजेंट में जेप्टो, सोचो जेप्टो है, इस तरीके से तमाम प्रकार के ई कॉमर्स साइट हैं। ये जो जोमेटो और स्विगी है, बीते ये 3 4 5 सालों का बहुत बड़ा एक मतलब एक प्रकार से वेंचर है कि नहीं है। ये जितने भी हमारे पास स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे ये जेप्टो हो, चाहे ब्लिंकिट हो, ये सब इन लोगों ने सोचा कि इस सिचुएशन में, कोरोना के बाद मार्केट में एक्चुअल में डिमांड किस चीज की है, मार्केट में किस चीज की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया उन्होंने, और वो आज देखो कितने अच्छे तरीके से वो पैसा कमा पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये लोग बिल्कुल एक्सपर्ट लोग हैं। तो इसी तरीके से डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए कि कुछ एक्सपर्ट पर्संस होते हैं, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है मार्केट का, भाई कि अब इस चीज की डिमांड होगी, अब इस चीज की डिमांड होगी, तो ऐसा करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उनसे अगर हम लोग ओपिनियन लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड बोलते हैं। अब कंट्रोल ओपिनियन मेथड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से फास्ट। अब देखो क्या कंट्रोल्ड ओपिनियन मेथड, देखो क्या होता है। अभी नियंत्रित राय विधि क्या होता है, नियंत्रित राय विधि का मतलब यह होता है कि मान लो कि 10 लोगों की एक्सपर्ट टीम है, नेस्ले कंपनी का डायरेक्टर मान लो मैं हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो, कुछ 10 लोगों की एक्सपर्ट टीम है। 10 लोगों की एक्सपर्ट टीम ने, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि मेरे बनाए हुए चॉकलेट की डिमांड होगी नहीं होगी, पक्का। तो अभी मैंने क्या किया, एक्सपर्ट लोगों को बोला कि आप लोग प्लीज जाइए मार्केट में, आप बाजार में जाके देखिए कि क्या है क्या नहीं है। तो उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस तैयार किए, कुछ गाइडलाइंस तैयार किए भैया कि आप मतलब इतने लोग ये चाहते हैं, इतना लोग ये चाहते हैं, इतने लोग ये चाहते हैं, कुछ उन्होंने कुछ गाइडलाइंस तैयार किए। किसने, एक्सपर्ट लोगों ने। एक्सपर्ट लोगों ने वो चीज लाके हमको दिया, है ना, एज अ डायरेक्टर को दिया, एज अ सीईओ को दिया। अब मैं उसमें डिसाइड करूंगा कि भैया उसको पालन करना है, उसको मानना है, कौन सी चीज माननी है, कौन सी चीज माननी नहीं है। तो एक्सपर्ट के द्वारा जो भी बनाए हुए जो गाइडलाइंस हैं, जो उस कंपनी के सीईओ या उस कंपनी के मार्केटिंग हेड को दिया जाए, उसमें से फिर वो काट छाट करके फिर वो डिमांड को फोरकास्ट करे। अच्छा इतना डिमांड है, दिस इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोल्ड ओपिनियन मेथड। क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड ओपिनियन मेथड बोलते हैं। तो इसी वजह से, इसी पूरे सेंस के अनुसार मेरे भाई, टोटल आउटले मेथड कोई भी ऐसा मेथड नहीं है डिमांड को फोरकास्ट करने की। तो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा मांग पूर्वानुमान करने की विधि नहीं है, तो कुल परिव्यय विधि। क्लियर।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, व्हेन mu इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज। चलो ये काफी अच्छा सवाल पूछा हुआ है, इस पर विचार करते हैं। क्या सवाल है, देखिए अगर आप देखोगे इस डायग्राम को बनाओगे, तो मैं इस पूरे डायग्राम को मैं यहां पे बनाता हूं। देखो ये x हो गया, ये o हो गया, y हो गया, फिर इस तरीके से ये x हो गया, ये o हो गया, और ये हमारे पास y हो गया। हमारे पास देखो ये tu हो गया, ओ सॉरी, हमारे पास देखो ये हमारे पास tu हो गया पक्का, और tu का एक जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट ये है पक्का, और मैक्सिमम पॉइंट ये है, तो tu से अगर मैं mu निकालूं, तो mu देखो क्या एक बिल्कुल एक स्लैंट लाइन से बिल्कुल नीचे फॉल होता रहता है। तो यहां पे आप देखो, तो इस पूरे सिचुएशन से जब tu मैक्सिमम पॉइंट हो, अच्छा यहां के लिए व्हेन mu इज नेगेटिव, जब mu नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, मैं आपको पूरा ही बता देता हूं। जब tu इंक्रीज करेगा, यानी जब tu में वृद्धि होगी, जब tu में वृद्धि होगी तो mu में गिरावट होगा, mu में क्या होगा, गिरावट होगा। देखिए ध्यान से, पहला स्टेज देखिए ध्यान से, जब tu इंक्रीज करेगा, जब tu में वृद्धि होगी तो mu क्या करेगा, गिरावट करेगा। सेकंड स्टेज पर आ जाइए, पॉइंट P, और ये पॉइंट T बोल दीजिए। जब tu मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो mu क्या हो जाएगा बताओ, जीरो, यानी कि इस T पॉइंट पे जो mu है वो क्या है, जीरो है। इस T पॉइंट पे जो mu है वो क्या है बताओ, जीरो है।